व्हेन यू हैव क्रैक द क्वेश्चन, एक्चुअल एग्जाम की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। या आपने सारी टाइम डिवीजन जो है मैं इस लेक्चर के एंड में आपको बता दूंगा किस चीज़ पे कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए। आपको माइंड मैप जरूर बनाना चाहिए, रियली इंपॉर्टेंट। माइंड मैप का मतलब होता है कि यू डिसाइड बिफोर यू स्टार्ट टाइपिंग और राइटिंग कि मैंने इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना। अब हमने इसको क्रैक तो कर लिया है कि हमने बताना है कि व्हाई द पीपल आर कमिटिंग मोर क्राइम्स आफ्टर द फर्स्ट पनिशमेंट, एंड देन वी हैव टू टॉक अबाउट कि इसके रिफॉर्म्स क्या होंगे, ठीक है। अभी मैं कुछ ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ उसकी बेसलाइन बताने लगा हूँ, ड्रॉ आपने करना है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें दो आपके बन सकते हैं। एक हो गया वाई, वाई दिस इज हैपनिंग, जो सेंटर में वाई लिखी। अब आइडियाज जो होते हैं वो रैंडम होते हैं, उनका कोई सीक्वेंस नहीं होता, सीक्वेंस बाद में बनता है, आइडिया रैंडमाइज आते हैं। So when you are thinking on why this is happening, you just need to put the ideas here. जितने आ रहे हैं लिखते जाएं, और अगर उस आइडिया की फर्दर कोई एक्सटेंशन है तो उसको, जैसे यहाँ पे आपने एक आइडिया लिखा है, यहाँ से आगे इसकी कोई एक्सटेंशन है, एक और बना दें कि अच्छा इसको मैं ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा अब इसकी एग्जांपल आ गई है, अच्छा इसको मैं ऐसे और ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, एंड सो ऑन। मैं भी आइडियाज देना नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आप खुद जगल करें माइंड में और आप खुद आइडियाज जनरेट करें। एक बार वाई का बन जाएगा, इसी तरह फिर सॉल्यूशंस का भी बनेगा। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ 3 से 4 मिनट की एक्टिविटी पेपर के ऊपर, ठीक है। एग्जाम में आप स्क्रीन पे बनाना चाहें तो ऑब्वियसली माइंड मैप तो नहीं बनेगा, वहां पे बुलेट्स लिख सकते हैं क्योंकि टाइपिंग होगी। और अगर आप पेंसिल और पेपर पे करना चाहते हो तो आइल्स के पेपर में वो पेपर और पेंसिल आपको प्रोवाइड करेंगे एज अ रफ पेज। आप उस पर रफ पेज पे बना लें माइंड मैप। एग्जाम में प्रेजेंट नहीं करना होता है, एग्जाम में तुमको बस पैराग्राफ फॉर्म में आपके आंसर्स चाहिए। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइक जॉट डाउन द थॉट्स और उसको फिर सेटल करने में। हाँ जी, गुड। ठीक है, तो टोटल 5 मिनट है। पहले 2.5 मिनट होंगे आपने वाई पे काम करना है, और अगले 2.5 मिनट होंगे किसके सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए। तो मैं आपको 2.5 मिनट्स के बाद पूछूंगा जी आपने वाई पे क्या आप बनाए। ठीक है, वर्किंग होनी चाहिए, मुझे नजर आना चाहिए पेपर के ऊपर। जितने ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं पेपर पे काम करें और मुझे चैट में पिक्चर शेयर कर दें जो भी आपने काम किया होगा। 2.5 मिनट्स ऑन द क्लॉक। जो चीज़ें आपने सोची हैं या लिखी है ना, मैं उसी को यहाँ पे पॉइंट आउट कर दूंगा, ठीक है। इसमें पता नहीं अब लिखा जाएगा कि नहीं जाएगा। यस, लिखा जाएगा। दैट्स द व्हाई वी आर सर्चिंग फॉर। डन हो गया। ऑलराइट जी, पहला बुलेट फिजिकल क्लास में से, हाँ जी। ऐसा क्यों होता है, व्हाई? ब्रुटेलिटी मतलब? जब वो होते हैं वहां पर तो उनके साथ में ब्रूटल बिहेवियर भी होता है। ओके, ठीक है। बैड बिहेवियर, ब्रूटल बिहेवियर इन प्रिजन, दैट्स राइट। गुड हो। चलिए जी, पहले मैं ज़रा इसको टाइप इन कर लूँ, ठीक है। पेंसिल से ज़रा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला आइडिया आ गया, टाइप में यहाँ पे करते हैं ब्रूटल बिहेवियर इन प्रिजन। BEHAVIOUR, behavior with offenders in prison। डन हो गया जी। ओके जी, अब ऑनलाइन फ्रेंड्स आपका एक बुलेट। सर, काउंसलिंग, रिहेबिलिटेशन। ये आप सोल्यूशन दे रही हैं कि नहीं मुझे नहीं, प्रॉब्लम लैक सॉल्व करना है? लैक ऑफ काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन, लैक ऑफ रिहेबिलिटेशन। ठीक है, चलें जी, गुड हो गया, वेरी गुड, गुड बुलेट। लैक ऑफ काउंसलिंग, ठीक है, या लैक ऑफ रिहैब कर लेते हैं, एक बुलेट ले लेते हैं। लैक ऑफ रिहैब, डन हो गया, वेरी गुड पॉइंट। और जी, फिजिकल क्लास आपकी बारी। दे बिकम फेयरलेस, ओके ठीक है। एक्सप्लेन आप दोनों ने करना, सेम बुलेट आप दोनों ने लिख लेते हैं। आप जस्टिफाई कर लेंगे तो इट्स अ वैलिड वन। ऑफेंडर्स बिकम फेयरलेस, बिल्कुल सही।
डन हो गया। ऑनलाइन फ्रेंड्स आपकी बारी, एक और। एनीबडी जो लिखा है बता दे मुझे। Sir, bad company बैड कंपनी, ऑलराइट। from the fellow prison. परफेक्ट हो गया, डन हो गया, बैड कंपनी। हाँ जी, काफी है 4 बुलेट्स। ऑलराइट, ये हमारे मेन बुलेट्स बन गए हैं कि एज पर एग्जाम में उसने लिखा है व्हाई इज क्वेश्चन, व्हाई इज दिस हैपनिंग एंड व्हाट मेजर्स कैन बी टेक। मेजर्स जो उसका प्लूरल है, एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे। और हैपनिंग पे उसने सिंपल पूछा हुआ है, इज लगा हुआ है। इसका मतलब अगर हमको इन चारों में से एक वजह बता के उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, हमारा आंसर ओके है। गुड, मीन्स वजह जो बतानी है। मगर अगर मैयर्स दो हैं तो हम चांस ले सकते हैं कि हम 2 वजूहत बता देते हैं। ज़रा हमारे पास वैरायटी ऑफ कंटेंट आ जाएगा, वो कैप चेंज हो जाएगी, और एट द सेम टाइम फिर हम उनके सॉल्यूशंस पे बात कर सकते हैं। गुड। अब इस मैप को ज़रा एक्सपैंड करते हैं। ये तो हो गया कि आपने फटाफट लिखा है कि मेरे मेन आइडियाज कौन से होंगे। अगेन वन से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रूटल बिहेवियर विद ऑफेंडर्स इन प्रिजन में आपने लिखवाया था, तो इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें। मीन्स इसमें आप क्या एक्सप्लेन करेंगे, ब्रूटल बिहेवियर का मतलब क्या होगा। वो जो होते हैं उनके, वो जो ऑफेंडर्स होते हैं, वो दूसरे ऑफेंडर्स जो होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, तो उनके साथ वो होते हैं, वो उनके साथ ब्रूटल बिहेवियर करते हैं, मारते हैं या उनको टॉर्चर करेंगे समटाइम्स, तो ठीक इस है। वजह से वो फिर ठीक है, इसको। हम कह सकते हैं फिजिकल टॉर्चर बाय इन अदर इनमेट्स। और जो वहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट वाले होते हैं वो भी तो कर सकते हैं ब्रूटल बिहेवियर। उसमें क्या आ सकते हैं। वो भी उन पे करते हैं, समटाइम टॉर्चर करते इसको हैं। एक ही बना लेते हैं, फिजिकल टॉर्चर बाय इनमेट्स एंड सम कस्टोडियंस एज वेल, या पुलिस एज वेल कह सकते हैं। ठीक है, एग्री है। टॉर्चर के स्पेलिंग यही है, नहीं है। TUR, हाँ जी, TUR, एक सेकंड। TORTURE. TURE, TUR, आर्ट्स के स्टूडेंट बैठे हैं। फिजिकल टॉर्चर बाय इनमेट्स बाय अदर ऑफेंडर्स कर ले। जरा हम वर्ड सेम रखते हैं, ऑफेंडर्स एंड, चलिए पुलिस ही लिख लेते हैं। डन हो गया, चलो जी, प्रिजन स्टाफ कर लेते हैं। और वैसे क्या आ सकता है ब्रूटल बिहेवियर के अंदर फिजिकल टॉर्चर के अलावा। मेंटल टॉर्चर, और जी। अच्छा, मे बी आपके जिन में आ रहा है, यार हम तो कभी जेल भी नहीं गए हैं, हमने तो कभी क्राइम भी नहीं किया, मैं कैसे लिखूं इसके ऊपर। आया जेन में ये बात, मुश्किल टॉपिक आ रहा है। ठीक है, फर्ज कर लें आप थोड़ी देर के लिए इसका परसेप्शन चेंज करें, ठीक है, समझने के लिए। आप ऑफेंडर बन जाएं कि आपने कोई गलती की है, और घर को जेल समझ लें, कमरे को जेल समझ लें, और पेरेंट्स को, बड़े बहन भाइयों को समझ लें कि ये पुलिस वाले हैं। पहले पेरेंट्स को पुलिस वाले समझ लें और बहन भाइयों को समझ लें कि ये आपके इनमेट्स हैं सारे। तो माँ बाप ने अगर सजा दी है तो आगे हाँ भाई फिर ठीक है, वो आपको बार बार बता सकते हैं, मेंटल टॉर्चर कर सकते हैं। गुड। और अगर आपको ग्राउंड कर दिया जाए कि जी कमरे से बाहर नहीं निकलना, घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है, फिजिकल टॉर्चर तो घर पे भी हो सकता है। अब आज इन्हें पकड़ा हो, जो भी है जिससे आपको मार पड़ती रही है, बेल्ट से, चित्रों से, डंडों से, जैसे भी, ठीक है। ओके जी, मेंटल टॉर्चर हो गया, हो गया। और क्या टॉर्चर हो सकता है, मामा की तरफ से क्या टॉर्चर आ सकता है, माँ क्या करेगी, हाँ भाई। हैं? मेरा सोना पुत्र है जरा, कोई बात नहीं। टॉर्चर की बात करनी है, क्या होगा, क्या होगा। डाइट पे आ जाए कुछ, ठीक है। एक दो दिन हम गुस्से में कहते हैं हमने नहीं खाना, खाना वो तो हम हो गए, ठीक है ना। तो जब माँ प्यो कहना आज ही तेनों खाना नहीं मिलना, तो फिर ठीक है। अगर आपका कोई फूड से रिलेटेड बात करते हैं, यहाँ के जो पके यही खाना, बाहरों भी नहीं मंगाना, नहीं तो ना खाओ।
मेकिंग सेंस? तो आपको तो टॉर्चर ही फील होगा ना, ये हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हो रहा है घर पे। क्या ख्याल है? दोस्त उधर से मैसेज करो, देखो मैं क्या खा रहा हूँ बाहर, और आप तो सिरे देख के खुश हो रहे हो। ठीक हो गया। अगर आपने कभी प्रिजन नहीं देखा या आपके पास नॉलेज नहीं है, मूवीज में नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, कोई बात नहीं। आप उसको माइक्रो लेवल पे लेके आए कि यार अगर मैं प्रिजनर हूँ और मैं अगर घर में बंद हो जाऊं तो मैं इसको जेल कंसिडर करूँ तो क्या क्या हो सकता है मेरे साथ, या क्या क्या हुआ। आप बीती सुना दें एग्जामिनर को, बस यहाँ पे प्रिजन का वर्ड डाल दें। मेकिंग सेंस? ब्रूटल बिहेवियर, ठीक हो गया जी। फिर किसने कहा था लैक ऑफ रिहैब? जी ऑनलाइन फ्रेंड्स, ये आप में से किसने लिखवाया था? आई वांट कि जिन्होंने लिखवाया है या जो भी इस पे फर्दर बात करना चाहते हैं, लैक ऑफ रिहैब मतलब एक्सप्लेन कैसे करेंगे इसको? सर ये मैंने भी बताया था, यस मैम। इसमें काउंसलिंग जो नहीं की जाती है प्रॉपर वे में, लाइक इन पाकिस्तान। हम्म। और दूसरा ये काउंसलिंग रिगार्डिंग क्या, लाइक किस चीज़ की काउंसलिंग कि होनी? मतलब ये कि अगर उसने क्राइम कर लिया है तो थोड़ा सा उसको मतलब रिलीजियस वे में और एथिकल वे में उसकी थोड़ी सी जो है काउंसलिंग होनी चाहिए, और इसके लिए प्रॉपर रिहैबिलिटेशन जो यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत कम है। अभी रिसेंटली मेरी एक मेट ने जो है वो मुझे साथ शेयर किया था कि उनका कोई कजन है, उसको वो बिजली चोरी के मामले में जेल भेज दिया गया था। हम्म। तो वहाँ पे जो है वो ना प्रॉपर वे में उनको खाना पीना मिल रहा था, कुछ भी नहीं, और मेंटली तौर पर बहुत ज्यादा जो है सिक हो गया है। हम्म। तो इसलिए मतलब वो वो कोई तो साइकोलॉजी ठीक है। डॉक्टर भी नहीं है एक सेकंड, रिहेबिलिटेशन। थोड़ा सा कट करूंगा आपको। वो जो भी हमने पॉइंट्स लिखे हैं ना, मेंटल टॉर्चर, फूड टॉर्चर, यही है। जैसे सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं होती है, अगर आपने कभी जी, मूवीज में डर्टी देखा हो, एनवायरनमेंट। या जो लॉकअप होता है उसके अंदर ही उन्होंने लाइक साथ पे कमोड या फ्लश लगाया था, उधर ही करना है सारा कुछ। यू आर नॉट अलाउड टू लीव द सेल। ऐसा नहीं कि वॉशरूम बाहर बना है, जेल का दरवाजा खोला, चलो जी मैं जरा वॉशरूम से होके आया। इंज नहीं होना, उत्थे ही सारा कुछ। ठीक है। और वो नीट एंड क्लीन भी नहीं होते, तो ऑब्वियसली एक बड़ा मेंटल टॉर्चर होता है एक किस्म का। ठीक, वो तो बिहेवियर के अंदर चला गया। लैक ऑफ काउंसलिंग क्या हो, ये बताएं। ये जो आपने पॉइंट लिखा है उसकी सर एक्सप्लेनेशन इसमें इतनी और। लाइक ये इसी तरह ही है कि कुछ एनवायरनमेंट की वजह से जो है ना बहुत ज्यादा नेगेटिव बिहेवियर शो करते हैं जेल के अंदर ही, तो उनको अलग से उनकी काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है, या प्रीस्ट के पास भेजा जाता है, या साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास भेजा जाता है। डन तो हो ये वाले पॉइंट्स, ये ठीक। बात। दैट्स फाइन, जी। ठीक है। एथिकल एंड रिलीजियस काउंसलिंग की लैकिंग होती है, मींस के उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। अब गलती होगी, जेल में तो आ गए हैं, जब उनके साथ इतना बैड बिहेवियर होता है तो फिर वो बाहर निकल के कहते हैं किया भी माइनर सा क्राइम था या किया भी कुछ नहीं है, जेल हो गई है और इतना बुरा सलूक किया जा रहा है, तो ठीक है फिर अगली बार आप सही वाला कुछ करके आएंगे। ठीक है ना, माइंड बन जाता है बंदे का जब आपके साथ बैड किसी तरह बिहेव हो रहा हो। तो बेसिकली अगर उनकी प्रॉपर काउंसलिंग हो जाए, उनको कोई बंदा बिठा के समझाए, उनको मेंटल लाइक स्टेबिलिटी दे, उनको वहां पे बर्दाश्त करने का तरीका कर बताए और बताए कि अब आप जाएंगे बाहर तो नहीं करना, अदरवाइज देखिए लाइफ में क्या हो सकता है। ठीक है। तो बेसिकली साइकेट्रिक, साइकेट्रिक की स्पेलिंग PSYCH, आगे IATRI। सही लिखे हैं? मुझे नहीं लग रहा। हाँ जी, दोबारा बताएं। PSYCHATRIC, हाँ जी सही है। ये भी वैसे गलत लग रहे हैं, बहरहाल इसको नेट से चेक करें। ठीक है। हम साइकी लिख लेते हैं यहाँ पे, साइकेट्रिक और प्लस रिलीजियस काउंसलिंग हो सकती है। ठीक है। ये दोनों वैलिड पॉइंट्स हैं। और क्या हो सकता है रिहैब के अंदर, और बताएं। अब इसको छोड़ दें, काउंसलिंग के अलावा लैक ऑफ रिहैब, रिहैब बहुत बड़ा वर्ड है। फिल्मों में नहीं देखा, कुछ नहीं देखते मूवीज? जो इनमेट्स होते हैं लंबे अरसे के लिए रहते हैं जेल में, कभी वर्कशॉप्स देखी हैं? अच्छा, जेल में खाना कौन बनाता है? बाहरों आंदे ने कुक, 5 स्टार होटल तो कौन बनाता सर इसमें है? स्किल्स डेवलपमेंट के लिए भी काम उनके ऊपर किया जाता है, लाइक जरूरी नहीं है कि वो क्रिमिनल ही नहीं, उनके अंदर जो कोई अच्छी स्किल्स है उसको भी जो है डेवलप किया जाए। अब इस पे चलते हैं। लेट्स सपोज आपको कुकिंग सिखाई जा सकती है, आपकी अगर ड्यूटी किचन में लग गई है तो एटलीस्ट कुकिंग आपको आ जाएगी। ठीक है, आप हेल्पर बन सकते हैं एंड सो ऑन।
ठीक है, हो सकता है कभी जिंदगी में सफाई ना की हो, आपको सफाई पे लगा दें, आपको क्लीनिंग करनी आ जाएगी। ठीक है, क्लीनिंग के भी लेवल्स होते हैं, बड़े हाई लेवल पे भी क्लीनिंग्स होती हैं। ठीक है, जैसे आप किसी होटल में, रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, तो वो प्रोफेशनल वे में जो क्लीनिंग होती है उनके लेवल्स कुछ और होते हैं। बाहर तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बनी हैं जो सिर्फ सफाइयाँ करती हैं। ठीक है, और हायर लेवल पे है, जैसे आपके ये आजकल बड़े बड़े मॉल्स हैं, जैसे मॉल्स क्लोज होते हैं, कभी आप इत्तेफाक हो, कोई आपका जानने वाला हो, या जब मॉल क्लोज हो रहा तब तक मॉल में रुकना है, आप देखेंगे अभी कुछ गेस्ट अंदर होते हैं, वो सफाइयाँ स्टार्ट कर देते हैं। आप देखिए वो इक्विपमेंट कौन सा निकालते हैं सफाइयों के लिए, फ्लोर कैसे साफ होते हैं, काउंटर्स कैसे साफ होते हैं, बड़े प्रोफेशनल वे में क्लीनिंग होती है। सो कुकिंग क्लीनिंग सीख सकते हैं। और जी, अभी आपने स्किल्स की बात की है, ठीक है, आपको न्यू स्किल सिखाया जा सकता है। जेलों के अंदर स्कूल्स भी बने हुए हैं, जेलों के अंदर हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें बनी हुई हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा है तो एजुकेशनल, ठीक है, और अगर कोई लाइक पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पढ़ने का शौक भी नहीं है, तो आप उसको वो कर सकते हैं, हाँ, हैंडीक्राफ्ट्स का काम सिखा सकते हैं, चेयर्स बनाना सिखा सकते हैं, कारपेंटर का काम है, प्लम्बिंग का काम है, एंड सो ऑन। मैंने भी कभी जेल नहीं देखी, वैसे देखी हुई है, मिलने गया था किसी को तो। अच्छा, बट है कि मूवीज के अंदर सारा कुछ यू कैन सी अवेलेबल। ठीक है, तो जब आप मूवीज शूवीज कुछ नॉवल शोवल्स पढ़ते हैं तो यार बड़ी नॉलेज होती है इसके अंदर। गुड। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, एक लड़का था किसी गांव का, ये रियल स्टोरी है, पाकिस्तान की बात का, मुझे जेल का नाम भूल गया। तो वो था, उनकी ना कोई खानदानी दुश्मनी थी, उनके फादर को किसी ने मार दिया और समथिंग लाइक दिस। और फिर गांव से फादर ने उनको भेजा हुआ था इधर, वही एफसी कॉलेज में लड़का पढ़ता था। बहरहाल समहाउ द अदर पार्टी, उन्होंने किसी तरह क्लेम करके ना तो उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया, अपने बंदे मारे, उसको किया और वो पकड़ा गया। ठीक है, वो इंटर में था उस वक्त, इंटर भी कल चल रहा था, उसका फर्स्ट ईयर में था। सो ऑब्वियसली गरीब थे, नहीं इतना कुछ कर सके, एंड ईयर्स एंड ईयर्स पहले तो केस लगा रहा 5-6 साल, उसके बाद उसको सजाए मौत होगी। और जो डेथ रोल पे होते हैं वो एकदम सजाए मौत नहीं होती है, कई साल उस डेथ रोल पे रहते हैं। क्यों सर जी, ऐसे ही है, वो एक टाइम आता है उसके बाद जाके होता है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले एग्जीक्यूशंस बंद थी, अभी मेरा ख्याल है शायद ऑन है। हाँ, अभी अभी ऑन है। तो उसमें फिर वो डेथ रोल पे था काफ़ी अर्सा। अब उसका जो वकील थे, क्योंकि पैसे नहीं थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो कोई केस अच्छे से लड़ नहीं रहा था। उसने कहा चलो अब मरना तो है ही है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। उसने कहा जी मैंने पढ़ना है। उन्होंने कहा ठीक है। उसने इंटर किया कंप्लीट, उसने अपनी अंदर ही लॉ की डिग्री कंप्लीट की, और फिर अपना केस अंदर से बैठ के फाइट की। और तकरीबन मेरा ख्याल है कि तकरीबन राउंड अबाउट 20 को साल लगे हैं, तो फिर वो बाहर आ गया, अपना केस खुद ही विन कर अंदर से। ठीक है, सो जेल में बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं, ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। गुड। सो और बुरे हालात भी काफ़ी जगह पे, मगर कुछ अच्छी जगह पे। ऑलराइट, सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स अवेलेबल। जब हम रिहैब की बात करते हैं ना, तो रिहैब में बहुत बड़ा एरिया कवर होता है। रिहैब मीन्स किसी को, किसी की इस्लाह करना, रिहैब। गुड। तो वो साइकेट्रिक हो सकती है, रिलीजियस हो सकती है, आप उसको टेक्निकल स्किल्स दे सकते हैं, आप उसको एजुकेशनल स्किल्स दे सकते हैं। ऑलराइट जी, मेरा ख्याल है आपको मैंड जो ये माइंड मैप है उसकी समझ आ गई होगी। अभी मैं चाहूँ तो ये बाकी को भी एक्सपेंड कर सकूँ। ठीक है, अब ये जो मैंने एग्जांपल दी है, आप कह सकते हैं जी मैंने रियल लाइफ स्टोरी, जैसे भी मैम बता रही है अपनी मेट्स की, वो वाली बता सकते हैं। ठीक है, कोई रियल लाइफ स्टोरी आप वैसे ही जनरली बात कर सकते हैं कि आई रेड समथिंग अबाउट इट, जैसे भी मैंने एक स्टोरी आपके साथ शेयर की है, एंड सो ऑन। इस तरह से, इसी तरह इसकी आगे एग्जांपल बन सकती है। तब होता क्या है, जब आप मेन चीज़ को ग्रैब कर लेते हैं, आप उसका एक मेन आइडिया जनरेट करते हैं, मेन आइडिया के बाद आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, और एक्सप्लेन के साथ आप एक एक्चुअली एग्जांपल क्रिएट करते हैं। अभी आपको एरोस की डायरेक्शन से नजर आ रहा होगा कि आपको पेपर पे समझ आ जाएगी कि मैंने किस तरह अपना पैराग्राफ लिखना शुरू करना है। सबसे पहले क्या लिखना है, लेट्स मी चेंज द कलर। सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, मेरा मेन आइडिया। उसके बाद मैंने उसको एक्सप्लेन करना है। अब एक्सप्लेन के लिए आप ये तीनों पॉइंट्स लिख सकते हैं, एक्सप्लेन हो रहा है कि ब्रूटल बिहेवियर है, और फिर आप इनमें से किसी एक की एग्जाम्पल क्रिएट करके दे सकते हैं। गुड। इसी तरह यहाँ पर मेन आइडिया, देन यू कैन गो फॉर द एक्सप्लेनेशन, एंड देन यू कैन गिव एन एग्जाम्पल। सो पैराग्राफ का स्ट्रक्चर यहीं पे तैयार हो जाता है। इसी तरह अगर आप मैयर्स पे जाएंगे, 2 मैयर्स आपको चाहिए मिनिमम, एंड यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। सो इसको हम बोलते हैं माइंड मैपिंग।
ठीक है, मुझे इस तरह बनाना अच्छा लगता है। ज़रा बुलेट्स में भी आप लिख सकते हैं, मगर इस तरह ज़रा ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाता है कि मेरे मेन बुलेट्स कौन से हैं और मैंने किस तरह फॉलो करनी है। गुड। ह्यूमन नेचर है, ह्यूमंस को टेक्स्ट से ज़्यादा पिक्चर ज़्यादा समझ आती है। ठीक है, इसलिए जैसे ही यूट्यूब, इंस्टा और ये टिकटॉक लॉन्च हुए हैं, पूरी दुनिया उस तरफ लगी, क्योंकि हम बिल्ट इन ऐसा। इंटरनेट पे वेबसाइट्स तो पहले भी पड़ी थी, मगर इस तरह का बूम इन वेबसाइट्स पे जब से है, विजुअल की वजह से है। थैंक यू मिस्टर, आपने मुझे सेकंड कर दिया, बहुत अच्छी, थैंक यू। बिल्कुल सही है, ठीक है। इसीलिए बचपन में आपको याद होगा, जिस किताब में तस्वीरें ज्यादा होती है ना, वही किताब अच्छी लग रही है। वही बार बार ए भी पढ़ना है, अजय ए भी पढ़ना है, ए भी पढ़ना है। जबरदस्त हो गया, डन हो गया जी। हाँ जी, वी गुड। ठीक है, माइंड मैप क्लियर है। हमने दो स्टेप्स पे भी काम किया है। आंसर को क्रैक कैसे करना है, क्वेश्चन को, सॉरी, और उसके बाद उस पर सोचना कैसे है। अब आ जाएगी तीसरी बात आंसर पे। अब मैं आपको एक आंसर देने लगा हूँ, ठीक है, एक नहीं, आज मैंने थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया। पहले इस पे मुझे आमीन कर दें। बिगड़, आमीन, आमीन बोलो, आमीन, आमीन, चलो ठीक, आमीन हो गई। ठीक हो, चले जी। अच्छा जी, आज का कुछ क्राइटेरिया इस तरह का होगा। इसी क्वेश्चन पे मैंने तीन आंसर प्रिपेयर किए हैं। हैंडआउट्स मैं आपको दूंगा, और ऑनलाइन फ्रेंड्स भी मैं ग्रुप में आपके साथ शेयर करने लगा हूं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे रिक्वायरमेंट क्या करनी है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जब कैंडिडेट्स आते हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे हैं। मींस आपका एजुकेशनल लेवल, जैसे मैम ने भी कहा, वो अपना थीसिस करी एमफिल का। आप में से कई स्टूडेंट जो भी इंटर करके आए हैं, सो देयर इज अ ह्यूज गैप इन एजुकेशन। आइल्स ने एक ही पेपर बनाया होगा। इसलिए जब आप आगे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं, तो वो सबसे एक बैंड की रिक्वायरमेंट नहीं करते। जिनकी एजुकेशन ज़्यादा है, उन्होंने हायर कोर्स में जाना हो, उनको ज़्यादा बैंड चाहिए। जिनकी एजुकेशन कम है, फॉर एग्जांपल इंटर इज द मिनिमम, तो उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और है। अगर लेट्स सपोज आपने मैट्रिक किया, अगर आप किसी फाउंडेशन कोर्स में जाना चाह रहे हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट और होती है। ठीक है, मैट्रिक के बाद भी जा सकते हैं, मगर उसमें बस कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐड होते हैं, क्योंकि अंडर एज होते हैं। अगर आप 18 ईयर्स से ऊपर हैं, फिर अडल्ट में हैं, फिर क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। अगर आप 16-17 ईयर्स पर आप एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं, ये फिर आपके कंसल्टेंट्स बताएंगे, वो एक पेरेंट्स की तरफ से एक लीगल कंसेंट लेना होता है उसके अंदर, and सारा कुछ उसके अंदर शामिल होता है। ऑलराइट, कमिंग बैक टू दिस, मैंने इस पे तीन आंसर प्रिपेयर किए हैं आज। आई एम गोना गिव यू दिस हैंड आउट। आंसर वन, देन वी हैव आंसर टू, एंड देन वी हैव आंसर थ्री। ठीक है, आपने तीनों आंसर पढ़ने हैं और रफली इसको बैंड लगा देना कि आंसर वन का कितना को बैंड होना चाहिए, आंसर टू का और आंसर थ्री का। और अगर आप इसमें कुछ पिन पॉइंट कर सके कि ये गलत है या ये सही है, वो भी ठीक है। उससे एक्चुअली आपके दर्जे बनेंगे कि आपको कितना बैंड चाहिए, तो कितना काम करना है, क्योंकि सबको 9 बैंड नहीं चाहिए। गुड। मैंने नहीं बताना कि ये किस किस बैंड के आंसर हैं, ये आप मुझे बताएंगे, एंड देन आई विल गो विद यू ओवर द आंसर्स। विल क्रैक द डिफरेंस कि फर्क क्या है, कौन सा जुमला कैसे लिखते हैं तो क्या बात बन जाती है, फिर बैंड्स कैसे ऊपर और नीचे होते हैं। ये बात समझ आ गई तो आप लिखते हुए इसका वैसे ध्यान रख लेंगे। हाँ जी, वी गुड, ओके, ठीक हो जी। सो ऑनलाइन फ्रेंड्स, आई एम, क्योंकि तीन पेजेस हैं, तो इसलिए मेरे लिए डिस्प्ले करना ज़रा मुश्किल है। मैं इसको ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आराम से पढ़ें, मैं आपको 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 10 मिनट्स, प्लेंटी ऑफ टाइम। आराम से एनालाइज करें, देन यू टेल मी। ठीक है, इसको मैं पॉज कर देता हूँ। Alright जी, as this is one of the answers, and a lot of you are saying it's almost 5 band, ठीक है। मुझे रीजंस दे दें, क्या है इसके रीजंस, why you think this is lowest band answer? Okay, it's short, it's simple, vocabulary easy, और जी, आइडिया तो ठीक है इसका, क्योंकि उसी ऐसे को मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड किया था। बात तो हो रही है, ठीक है। अब जरा यहीं से फॉर्मेट ले लेते हैं जो आज पहली दफा लेक्चर लिए आपने देखना है। आइल्स में रिक्वायर्ड है कि यार 4 पैराग्राफ बनाने हैं। कोई भी स्टूडेंट आए ना, चाहे वो किसी लेवल पे भी हो, मेरा ख्याल है ये सबसे बेसिक चीज़ है। अगर मैंने कहना है 4 पैराग्राफ, उसको समझ आ जाए कि 4 बनाने, 4 पैराग्राफ है, यस, 1, 2, 3 and 4, ठीक है। हम आपको सिखाते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्वेश्चन को रिफ्रेस करें और थीसिस स्टेटमेंट लिखें। थीसिस का मतलब है जो उन्होंने पूछा उसका एक लाइन में आंसर दे दें, और जो टॉपिक है उसको रीराइट कर दें। तो यहाँ पे स्टूडेंट नहीं करने की कोशिश की, मैनी क्रिमिनल्स डू क्राइम आफ्टर प्रिजन,
अगेन आफ्टर प्रेजेंट, बिल्कुल ठीक है। मीन्स की बहुत हाई लेवल की पैराफ्रेजिंग नहीं, मगर पैराफ्रेजिंग तो हो रही है, गुड। उसी बात को दोबारा लिखा होगा। और साथ उन्होंने पहले क्वेश्चन का भी आंसर कर दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उन्होंने ये भी कह दिया कि दिस ऐसे विल डिस्कस सम सॉल्यूशंस। तो क्राइटेरिया मीट कर, एग्री। दूसरे पैराग्राफ में आते हैं, उन्होंने बता दिया जी पहला रीजन क्या है, ठीक है, उन्होंने दूसरा रीजन भी दे दिया है, और ऑलमोस्ट ओके है, ऐसा कोई गड़बड़ नहीं नजर आ रही है। और इसमें क्या होता है, हम कहते हैं कि अगर आपने कोई दो रीजंस करने हैं तो कनेक्टर्स यूज करें जो कि उसको डिवाइड करें। ये तो मैंने बोल्ड किया आपको दिखाने के लिए, एग्जाम में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आपने फर्स्ट रीजन लिखा है ऑल्सो या अनदर बिग प्रॉब्लम लिखा है, तो दो रीजंस नजर आ रहे हैं, स्टूडेंट को इतनी समझ आएगी कि कनेक्टर यूज कैसे करने हैं। मीन्स के स्टूडेंट ने जो लेक्चर्स लिए हैं, स्टूडेंट इज गेटिंग द पॉइंट कि क्या करना है, कितना मिनिमम काम होगा, तो मैं आराम से 5 साढ़े 5 मिनट निकाल सकता हूँ। और उसने एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिए, नो बिग डील। हम भी आपको ये कहते हैं, 1 से 2 लाइनें लिखी एक्सप्लेनेशन आ जाती है, गुड। दूसरे बुलेट के लिए भी उन्होंने यही किया। फिर उन्होंने दूसरा बुलेट स्टार्ट, पैराग्राफ स्टार्ट किया, वी कैन डू मेनी थिंग्स, अगेन फिक्स दिस प्रॉब्लम, बिल्कुल सही लाइन लिखी है, अगेन उन्होंने डिवाइड कर दिया, वेरी गुड। सो स्टूडेंट ने अच्छे से समझा हुआ है कि मैंने आइडिया देना है, एक्सप्लेन करना है और एग्जांपल दे देनी है। दो कहे हैं तो मैंने दो तो जरूर लिखने हैं, ये तो उसकी रिक्वायरमेंट थी मैयर्स। स्टूडेंट ने यहाँ पर रीजंस भी दो दे दी, वी आर वेरी गुड इन दिस क्राइटेरिया। फिर मैं आपको यही कहता हूँ हमेशा कि अच्छा ये कनेक्टर है, इन कंक्लूजन लगाएं, स्टूडेंट ने ये भी लगाया हुआ है। उसके बाद उसने इन्हीं दोनों पैराग्राफ्स को वन वन लाइन में सम अप किया होगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, नई बात नहीं ऐड करनी, जो कहा है उसी को दोबारा करना है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है मैनी पीपल डू मोर क्राइम आफ्टर प्रिजन बिकॉज इट इज हार्ड लाइफ फॉर देम, ठीक है, ऊपर हमने देख लिया था। और आगे इन्होंने यही लिखा है कि मेरे हिसाब से एजुकेशन रिफॉर्म और ये सारा कुछ होना चाहिए, ताकि हम उनके बैड सिचुएशन को मैनेज और कंट्रोल करें। ओवरऑल सारा कुछ ठीक है, गुड। अब आप में से जितने कैंडिडेट्स 4.5 से 5 और 5.5 के हैं, इससे भी थोड़ा कम कर देंगे ना, फिर भी 5 पॉइंट आ जाएंगे, ये अभी भी ज्यादा है। मीन्स के लोअर बैंड पे जाना है तो इतनी बहुत हाई लेवल की डिमांड कोई नहीं। इवन इस ऐसे की लेंथ भी कम है, 250 वर्ड का भी नहीं है, आपको देख के नजर आ रहा होगा। तो जिनको 5 तक चाहिए, कुछ दिल को तसल्ली हुई, हाँ 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 चलो ऐसे लिखना है, ये तो मैं आराम से, हाँ जी हुई दिल को तसल्ली, कोई ठंडक महसूस हुई है अंदर, चलो ठीक। सो अगर आप इसे अच्छा करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। मगर इतना भी कर आएंगे हम आराम से 5 बैंड यहाँ पे निकाल सकते हैं, जिनको 4.5 जी इजीली डूएबल है, गुड। ठीक हो गया, आपने इसको सही नंबर दिए हैं, ये 5.5 बैंड का आंसर 5.5। इतना लिखेंगे तो 5.5 आराम से आ जाएगा। सो यू कैन सी 4 से 5 या 5.5 जाना इज नॉट अ बिग डील इन टास्क, आराम से आ सकता। ओके जी, आंसर नंबर 2। आप लोगों ने इसको कितना बैंड दिए, 6, 6.5, 7, ठीक है, ये 7 बैंड का आंसर, दिस इज 7, ठीक है। 6.5 भी आ सकता है, मगर ये मोस्ट प्रोबेबली 7 को हिट करेगा, गुड। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था ऑनलाइन फ्रेंड्स, इसको जल्दी से रीड कर फिर मैं इसमें एक ओवरव्यू देता हूँ। ऑलराइट जी, एज पर दिस आंसर, अगेन क्राइटेरिया सेम है। जब आपने इंट्रो लिखना होता है तो टॉपिक को आपने पैराफ्रेज करना है, दैट इज डन। न्यूमरस फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स प्रोग्रेस टू सब्सिक्वेंट ऑफेंस आफ्टर देयर इनॉग्रल पनिशमेंट, ठीक है, हमारी पैराफ्रेजिंग हो रही है। और उसके बाद आगे जो हमारा थीसिस है वो ये, ऐसा क्यों हो रहा है, द मेन रीजंस आर लैक ऑफ रिहैब, जो भी हमने सारा डिस्कस किया था, एंड द डिफिकल्टीज दे फेस इन सोसाइटी आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि सोसाइटी में आने के बाद वो दोबारा क्राइम करते हैं, तो सोसाइटी में भी तो कुछ हो रहा होगा। तो इसने उस दोनों पॉइंट्स को ले लिया, बजाय सिर्फ प्रिजन की बात करते इसने प्रिजन और आउट ऑफ द प्रिजन दोनों को पॉइंट को ले लिया। और बाद में वही है कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए सॉल्यूशंस का, जिसके अंदर स्किल्स ट्रेनिंग या उनको सपोर्ट होनी चाहिए। हमने जब डिस्कशन की थी ऑलमोस्ट यही वाली बातें डिस्कस कर रहे थे, एग्री। और पॉइंट्स आपने दिए थे कि मैंने दिए थे, आपने दिए थे ना, ऐसे तो पहले का लिखा हुआ है। इसका ना आज आके आइट्स के अंदर सब सेम आइडिया लिख रहे होते हैं। आप जिस दिन एग्जाम करेंगे ना, और वो वाला क्वेश्चन अगर 10 लोगों को आया होगा, वो 10 लोग ऑलमोस्ट सेम आइडिया लिख रहे हो, गुड। आइट्स में कोई डिफरेंट आइडिया पे नंबर नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं चाहिए उनको, क्योंकि यूनिक चीज लिखे, ऐसा नहीं है। जो भी सब लिख रहे हैं आप भी वही लिखते हैं, मगर यह है कि उसको तरीके से लिखें, बस ये रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमारी लैंग्वेज की बात हो रही है, आइडिया स्किपर नहीं हो रहा।
कोई इनोवेशन या कोई टैलेंट टेस्ट नहीं हो रहा कि किसके पास कोई यूनिक आइडिया। गुड। सो इसलिए जो आप लोगों के जहन में था जब मैं इसे लिख रहा था, तो मेरे जहन में भी ये वाले आइडियाज हमने सेम ही लिखा होगा। इट मीन सेम सेम है। आगे इसमें अब ये है कि कॉम्बिनेशन, अब इसमें और जो आपका बैंड 5 का क्वेश्चन है, फर्क इतना है कि एक्चुअली इसमें सॉल्यूशंस का उसने जिक्र तो किया मगर सॉल्यूशंस बताए ही नहीं है। ठीक है, उसने ये जरूर किया, आई थिंक द रीजन इज दे हैव नो जॉब फ्रॉम एंड नो हेल्प फ्रॉम द सोसाइटी, ये वाला उसने लिख लिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, मगर उसने रीजंस बताए ही नहीं है। जबकि इस आंसर के अंदर राइटर ने क्लियरली बताया कि एक्चुअली प्रिजन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लैक ऑफ रिहैब है, या जब वो सोसाइटी में आ जाते हैं तो फिर सोसाइटी एक्चुअली उनको सपोर्ट नहीं करती। और सॉल्यूशंस पे उसने क्लियरली बताया कि स्किल्स पे काम होना चाहिए और उनको रिलीज करने के बाद उनको सपोर्ट होनी चाहिए, तभी तो वो सोसाइटी में दोबारा एडजस्ट होंगे, वरना कैसे एडजस्ट होंगे। मेकिंग सेंस। आगे अब वही वाला क्राइटेरिया, सबसे पहले आपने देना होता आइडिया। आप टॉपिक स्टेटमेंट लिखना आ जाते हैं, वेरी गुड, नहीं तो आप सीधा यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो पहला आइडिया अगेन 1 लाइन में आइडिया, उसकी एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद सेकंड आइडिया, अब ये जो फॉर एग्जांपल है मीन्स के आइडिया और एक्सप्लेनेशन इकट्ठा ही आ रहा है इसके अंदर। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो ये है कि आपने आइडिया लिखना होता है, आपने उसको एक्सप्लेन करना है, और आपने उसकी एग्जांपल देनी है, IEE बनता है। मगर ये जो एक्सप्लेन और एग्जांपल है जरूरी नहीं कि सेपरेट सेपरेट हो, ये इकट्ठा भी हो सकती है, क्लासिक एग्जांपल है। इसमें एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल इकट्ठा ही आ रहा है, एग्जांपल में ही एक्सप्लेन किया। गुड। सेम फॉर्मूला दोबारा रिपीट हो रहा है, बस इसके अब स्ट्रक्चर्स अच्छे हैं, थोड़ी सी वोकैब बेहतर है एंड सो ऑन। और एंड पे सेम वाली बात दोबारा की, आपने दोनों को ही सम अप करके नीचे लिखना होता है। मीन्स जो जो आपने पैराग्राफ से बताया, यू नीड टू राइट जस्ट इसका क्रक्स क्या है। ऑलराइट, और जो आपने पहले वाले को 9 बैंड दिया है, फाइन। एज पर मी, आइट्स के मुताबिक इसके वकैब अभी भी बहुत हाई है, इतनी हाई वकैब की डिमांड आइट्स में नहीं होती, मगर इसमें यह है कि बहुत आला दर्जे की वकैब लिखी हुई, दैट्स फाइन। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल आप में से किसी को भी 9 बैंड चाहिए। सो आप अगर सिर्फ 5 और 7 बैंड के आंसर को भी देखें ना, वो इतने हाई वकैब के साथ नहीं लिखे हुए, कुछ कुछ वर्ड्स आएंगे, दैट इज गुड टू गो। और मेरा ख्याल है यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जिनको 7 बैंड राइटिंग में चाहिए, कुछ ही हैं। ज्यादातर को 5.5 और 6.5 के दरमियान चाहिए। तो आप ये देखें कि अगर आप ये पहले दो आंसर्स, ये आंसर 1 को छोड़ दें, 2 और 3 को अगर देखें, अगर आप इस लेवल पे भी आते हैं, गुड टू गो। इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा तो 6.5 पे फॉल कर जाएंगे। और अगर आप 4.5 या 5 पे जाना चाह रहे हैं तो दिस इज मोर देन, काफी है। सिंपल सिंपल लिखना होता है, स्ट्रक्चर मेंटेन करने हैं, 4 पैराग्राफ, पहले में क्या करना है, दूसरा, तीसरा और चौथा, लिख सिंपल था। हाँ जी, कुछ बात समझ आई? सो कैन यू सी कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर्स, तो इसलिए बहुत हाई लेवल पे जाने की ज़रूरत सिर्फ तब पड़ती है अगर वाकई ही उसके बगैर आपको वीज़ा नहीं मिलना, या आपकी यूनिवर्सिटी की या जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। अगर हो रही है रिक्वायरमेंट पूरी, भी गुड टू गो, इतना मुश्किल में डालने की ज़रूरत नहीं। अब यह आंसर देने का मकसद ये था, इसमें से अगर आप कोई भी वर्ड पिक करना चाहते हैं, गो विद द डिक्शनरी, फाइंड द मीनिंग एंड यूज इट, दैट्स फाइन। गुड। ऑलराइट जी, आप में से अगर किसी का कोई सवाल है तो एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? सर स्पेशली, मैंने यस मैम। पूछना था कि सोल्यूशन में हम अगर एग्जांपल ना दें, जस्ट सोल्यूशन लिख दें, तो वो चल सकते हैं कि नहीं? दोबारा पूछेगा मिस जी, अगर एग्जांपल ना दें और क्या करें? सोल्यूशन में अगर एग्जांपल ना हो तो सही है कि देनी ही है, ये जरूरी है? ऑलराइट, ठीक है। चलिए, मैम ने क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर अब यहीं पे कर लेते हैं। मैंने शुरू में आपको बताया था कि देर आर 2 डिफेक्टिव स्टेटमेंट्स, बल्कि 3 मैंने कहा था। मैंने कहा था ये वाली और ये वाली। ठीक है जी, डिफेक्टिव मीन्स बाय डिफॉल्ट। हम ये जरा स्टेटमेंट नंबर 2 पे जरा फोकस कर लेते हैं, यहाँ पे जरा मिक्स हो गई है, मैं देखता हूँ कहीं पे सेपरेट लिखी हो सर ने, जिसमें मिलेंगे। चलिए यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। आपने जरा एक चीज पे फोकस करना है, ये 3 स्टेटमेंट्स है, दो नहीं है। वो हमने पेज को जरा स्क्वीज किया तो इसलिए इकट्ठी आ गई। दिस इज वन स्टेटमेंट, दिस इज स्टेटमेंट अनदर, और ये आइट्स में वो सेपरेट सेपरेट आते हैं, ठीक है, इकट्ठी नहीं लिखी जाती, गैप होता है बीच में। तो ब्लू वाली वन स्टेटमेंट है, रेड लाइन जिस पे लगाई ये एक स्टेटमेंट है,
और ये जिसको मैं ग्रीन करने लगा हूँ, ये एक स्टेटमेंट है। ये तीनों इंस्ट्रक्शंस हैं। ये सजेशन है, आप 40 मिनट्स में कर लें, 35 में करें, 45 में करें, ऑब्वियसली पेपर आपके हाथ में, टाइम मैनेजमेंट आप कर रहे हैं। इस पे आपको पेनल्टी है, ये 250 वाले पे। अगर आप 250 से कम जाते तो ऑब्वियसली बैंड्स कटेंगे। ठीक है। तीसरी बात आ गई है जो मिडिल स्टेटमेंट है ब्लू में। द थिंग इज दिस, इसमें उन्होंने क्लियरली लिखा गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आंसर इज बेसिकली द आइडिया जो कि आपने जनरेट करना है, क्योंकि आपने सोचा कि ऐसा प्रिजन में क्या होगा कि रिफॉर्म्स नहीं हो रहे, या जो प्रिजनर्स हैं वो चेंज होके बाहर नहीं निकलते। फिर आपको उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, रीजंस देने पड़ेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, या आप ऐसा क्यों सोचते हैं। और उसी को सपोर्ट करने के लिए एग्जांपल्स भी आप ही को देनी है। तो अब ये जो फॉर्मूला है ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि जब भी आप पैराग्राफ लिखेंगे, मेन पैराग्राफ, यू हैव टू एग्जीक्यूट द फॉर्मूला। एग्जाम्पल्स थोड़ी जनरल हो सकती हैं, एक्सेप्टेबल। एग्जाम्पल्स नहीं लिखनी, ये गलत हो जाएगा काम। आप कह लें कि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि मुझे आंसर भी दें, मुझे रीजन भी दें, और मुझे एग्जाम्पल भी दें। उन्होंने कहीं पे भी चॉइस नहीं दी। अगर आप इस स्टेटमेंट को कभी क्रैक करें तो इसमें चॉइस नहीं लिखी। उसने क्या, गिव रीजंस फॉर योर आंसर एंड इंक्लूड रेलेवेंट एग्जाम्पल्स। मीन्स सर आइडिया रीजन एक्सप्लेन। में सर रीजन में तो एग्जाम्पल बहुत इजीली हम आ जाते हैं। सोल्यूशन देते वक्त जो है ना सिर्फ सोल्यूशन आ रही होती है, एग्जाम्पल और जो है ना बहुत कम आ रही होती है सर। बस इसी पे इसलिए काम मैं करना है। पूछ रही थी। कोई बात नहीं, फिर ये कि थोड़ा सा बैंड नीचे आ जाएगा, यही होगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है इससे गुड। अदरवाइज देन दिस इज वेयर वी नीड टू डेवलप द कंटेंट। इसी को हम कहते हैं कंटेंट पे काम करें। कंटेंट पे कैसे काम होगा, अब मैंने भी आंसर्स निकालने हैं। ठीक है। तो 9 बैंड के आंसर्स भी पढ़े हैं नेट पे, 6 7 के भी पढ़े हैं, मैं 4 5 के भी पढ़े हैं मैं। आप अगर डिफरेंट आंसर्स पढ़ते हैं, आपको एटलीस्ट आइडियाज मिल जाएंगे वहां से, वोकैब मिल जाएगी वहां से। स्ट्रक्चर बस जो हम बता रहे हैं उसको फॉलो कर लीजिए। सो द मोर यू रीड द मोर यू विल गेट। गुड। ऑन टॉप ऑफ दैट, आजकल एक अच्छी फैसिलिटी है, आपके पास सारे एआई टूल्स अवेलेबल है। कोई बात नहीं, एआई पे एक क्वेश्चन डालें, उससे यार मुझे आंसर दे दो, मुझे सॉल्यूशंस दे दो, मुझे एग्जांपल्स दो सॉल्यूशंस की। तो क्वेश्चन के लिए वहां से कंटेंट लें, क्योंकि एग्जाम में ऐसी कोई हेल्प नहीं होगी, तो जो आपके जेहन में होगा आपने तो वही लिखना है। इसलिए तैयारी करते हुए आप एआई को जितना यूज कर सकते हैं करें, कोई इशू नहीं है। कंटेंट ही लेना है ना उससे, उसने कौन सा एग्जाम में आपकी जगह जाके लिख के आना। सो दैट इज प्लस प्लस सिचुएशन। हाँ जी, और कोई सवाल किसी का? ऑल सेट। ठीक है जी, चलिए इसको हम जरा क्लोज करते हैं, इस लेक्चर को भी क्लोज कर देते हैं।